जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। जापान में टोक्यो के सहायक बिशप एमेरिटस का 84 वर्ष की आयु में निधन। भारतीय उपयाजकों ने सीखा मीडिया उपकरणों को सुसमाचार प्रचार में प्रयोग करना। चर्च मीडिया इंस्टीट्यूट ने ब्रह्म कुमारी के साथ रक्षाबंधन मनाया। धर्मांतरण मामले में 5 ईसाइयों को मिली जमानत। एफएबीसी की सामाजिक संचार शाखा ने एशिया में धर्म सभा को आगे बढ़ाने के लिए वेबसाइट लॉन्च की। कंधमाल के पीड़ितों समर्थकों ने शहीद दिवस पर न्याय की मांग की। मदर टेरेसा की जन्मस्थली से प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता का दौरा किया। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के आदेश दिए। 2023 रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। जापान में टोक्यो के सहायक बिशप एमेरिटस का 84 वर्ष की आयु में निधन। जापान के टोक्यो के सहायक बिशप एमेरिटस पॉल काजुहिरो मोरी का 2 सितंबर को टोक्यो शिन अस्पताल में निधन हो गया। टोक्यो के डिवाइन वर्ड आर्चबिशप टार्सियो इसाओ किकुची ने फेसबुक पर लिखा, टोक्यो के सहायक बिशप एमेरिटस बिशप पॉल काजुहिरो मोरी का 2 सितंबर को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने आगे कहा, दयालु पिता की कृपा से उन्हें शांति मिले। अंतिम संस्कार सेवा 5 सितंबर को सेंट मैरी कैथेड्रल टोक्यो में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता आर्चबिशप किकुची करेंगे। भारतीय उपयाजकों ने सीखा मीडिया उपकरणों को सुसमाचार प्रचार में प्रयोग करना। भारत के धर्माध्यक्षों ने सुसमाचार प्रचार साधन के रूप में मीडिया का प्रयोग करने के तरीके सीखने के लिए एक मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 40 उपयाजकों ने भाग लिया। सेंट पीटर पोंटिफिकल इंस्टीट्यूट के 40 उपयाजकों ने हाल ही में भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन CCBI की पहल पर आयोजित 4 दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। महाधर्म प्रांत के कम्युनिकेशन सेंटर के साथ सहयोगात्मक पहल भारत में बेंगलोर पालन भवन AV स्टूडियो में संपन्न हुई। सभी प्रतिभागी उपयाजक अपने सेमिनरी प्रशिक्षण के अंतिम चरण में हैं और यह ट्रेनिंग उनके प्रेरित डिप्लोमा कोर्स का हिस्सा था। ट्रेनिंग 23 से 26 अगस्त तक चली। ट्रेनिंग कोर्स पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विषयों को शामिल किया गया है, जैसे मीडिया के माध्यम से प्रभावी प्रचारक बनना, धर्म विधि में मीडिया को शामिल करना, डिजिटल मीडिया मिशन, नागरिक संचार के सिद्धांत और 21वीं सदी के लिए रणनीति, बुद्धिमत्ता के रूप में जनसंपर्क आदि। चर्च मीडिया इंस्टीट्यूट ने ब्रह्म कुमारी के साथ रक्षाबंधन मनाया। राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कैथोलिक बिशप मीडिया संस्थान ने ब्रह्म कुमारियों के एक समूह के साथ भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया। राष्ट्रीय सामाजिक संचार अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ने 30 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित अपने परिसर में ब्रह्म कुमारी का स्वागत किया। यह त्योहार, जो भाई बहनों के बीच सुरक्षा और देखभाल के बंधन का प्रतीक है, ब्रह्म कुमारियों द्वारा इसके निदेशक फादर रॉबिन्सन रॉड्रिग्स और प्रिंसिपल रितु दुबे तिवारी सहित निष्कोट स्टाफ सदस्यों की कलाई पर राखी बांधकर मनाया गया। इस पहल के लिए अपना आभार और प्रशंसा व्यक्त करते हुए फादर रॉड्रिग्स ने कहा, रक्षाबंधन उन संबंधों की एक सुंदर याद दिलाता है जो हम एक समुदाय के रूप में बांधते हैं। प्रेम और सुरक्षा के इस त्योहार को मनाने के लिए ब्रह्म कुमारी को हमारे साथ शामिल होते देखना खुशी की बात है। धर्मांतरण मामले में 5 ईसाइयों को मिली जमानत। उत्तर प्रदेश में कथित धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों के संदेह में 2 महीने से अधिक समय जेल में बिताने के बाद एक पास्टर सहित 5 ईसाइयों को जमानत दे दी गई। 30 अगस्त को आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने पास्टर पूनम बिंद, शील बिंद, विजय बहादुर, सोना वर्षा और आशा को जमानत दे दी। उनके वकील कुमार ने कहा, सभी 5 29 जून से जेल में थे। मेरे मुवक्किल धर्मांतरण के आरोप में 2 महीनों से अधिक समय तक आजमगढ़ जेल में थे। मैं अभी अधिक विवरण साझा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अदालत के आदेश देखना है। वकील ने कहा कि 5 ईसाइयों के खिलाफ मामला अभी भी बंद नहीं हुआ है और जांच जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए आजमगढ़ में गिरफ्तार किया गया था। एफएबीसी के सामाजिक संचार शाखा ने एशिया में धर्मसभा को आगे बढ़ाने के लिए वेबसाइट लॉन्च की। एशिया में धर्मसभा पर धर्मसभा के संचार को बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस के सामाजिक संचार कार्यालय ने एक वेबसाइट लॉन्च की है।
कार्डिनल इलेक्ट और सोशल कम्युनिकेशन चेयरमैन बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस ने उद्घाटन के दौरान कहा, एशिया में स्थानीय चर्चों के लिए इस विशाल महाद्वीप में फैले हुए धर्मसभा संस्कृतियों, धर्मों और गरीबों के साथ 3 गुना संवाद जारी रखने का एक विशेष अधिकार प्राप्त क्षण है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट, जिसे सिनाड एशिया के नाम से जाना जाता है, एशिया में चर्च और मीडिया के लिए सामग्री के एक बड़े स्रोत के रूप में काम करेगी। उद्घाटन बैठक में कई बिशप, एशिया में एपिस्कोपल सम्मेलन और सामाजिक संचार के सचिव, धर्मसभा संचार टीम के नेता और सदस्य शामिल हुए। कंधमाल के पीड़ितों समर्थकों ने शहीद दिवस पर न्याय की मांग की। उड़ीसा के ईसाई विरोधी हिंसा से बचे लोग और उनके समर्थकों ने कंधमाल पीड़ितों के मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश को लागू करने की मांग की है। उन्होंने 31 अगस्त को 15वें कंधमाल शहीद दिवस मनाने वाले लगभग 2000 लोगों द्वारा तैयार एक ज्ञापन में यह मांग की। बालीगुंडा कंधमाल का एक शहर है जो उड़ीसा का एक जिला है। उन्होंने 2007-2008 की हिंसा को याद किया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 56,000 से अधिक ग्रामीण विस्थापित हुए, जिसमें अधिकतर ईसाई थे। प्रतिभागियों में कंधमाल न्याय, शांति और सद्भाव समाज के सदस्य शामिल थे। उन्होंने न्याय और सुलह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 315 बंद मामलों को फिर से खोलने की मांग करते हुए बालीगुंडा उपमंडल कलेक्टर मधुमिता को ज्ञापन सौंपा। मदर टेरेसा की जन्मस्थली से प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता का दौरा किया। संत मदर टेरेसा की जन्मस्थली उत्तर मैसेडोनिया के सोकोपेजे में एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता का दौरा किया, जो दुनिया भर में उनके दान कार्यों का आधार है। प्रतिनिधिमंडल ने संत को श्रद्धांजलि देने के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी के मदर हाउस का दौरा किया। उन्होंने कलकत्ता के आर्च बिशप थॉमस डिसूजा से भी मुलाकात की और शहर में आर्च बिशप हाउस में स्थित मदर टेरेसा की प्रतिमा पर प्रार्थना के बीच पुष्पांजलि अर्पित की। आगंतुकों का स्वागत करते हुए आर्च बिशप डिसूजा ने मदर टेरेसा के जन्म स्थान से हमारे मेहमानों से मिलने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कोलकाता में उत्तरी मैसेडोनिया के वाणिज्य दूत नामित बाजोरिया को धन्यवाद दिया। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच का आदेश दिया। भारत सरकार ने देश भर में ईसाइयों सहित अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के विवरण में कथित घोटाले की जांच के लिए अपनी प्रमुख जांच एजेंसी को शामिल किया है। संघीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपनी आंतरिक जांच में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के बजाय आयोग व्यक्ति के खातों में 1.44 अरब रुपए से अधिक का अवैध हस्तांतरण पाया है। छात्रवृत्ति का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना था। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन और पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है। दक्षिण भारत में बिशपों की एक क्षेत्रीय संस्था केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के सामाजिक सद्भाव और सतर्कता आयोग के सचिव फादर माइकल पुलिक्कल ने कहा, यह एक स्वागत योग्य कदम है। आयोग ने 22 अगस्त को सरकार से इस बात की गहन जांच का आग्रह किया कि इसे देशव्यापी घोटाला कहा जाए। मामला अज्ञात नोडल अधिकारियों और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के अधिकारियों सहित अन्यों के खिलाफ दर्ज किया गया है। 2023 रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई। रेमन मैग्नेसिस अवार्ड फाउंडेशन RMAF के न्यासी बोर्ड ने 31 अगस्त को घोषणा की कि इस वर्ष के पुरस्कार, जो अपने 65वें वर्ष में हैं, के 4 प्राप्त करता है। 1958 में स्थापित रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार एशिया का प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान है। यह 7वें फिलिपीनी राष्ट्रपति की स्मृति और नेतृत्व के उदाहरण का जश्न मनाता है, जिसके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, और हर साल एशिया में ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो उसी निस्वार्थ सेवा और परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रकट करते हैं जिसने द्विगंत और प्रिय फिलिपिनो के जीवन पर शासन किया। पुरस्कार विजेता में भारत के रवि कनन, फिलीपींस की मरियम कोर्नेल फेरेर, तिमोर लेस्ते से यूजेनियो लोमेस और बांग्लादेश के कोरिव रक्षन नंदन शामिल हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।